गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो लेक्चर है ये क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में जो हमारा फिलहाल टॉपिक रनिंग में है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसमें जो अब तक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ, क्लियर है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डाइजेशन इन स्टोमक तक इसको रीड किया था, इसकी स्टडी कर ली थी, क्लियर बात है। लेकिन एक बार मैं फिर आपके सामने उसे ब्रीफ करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड, ये हम लोग हैंड से करते हैं, क्लियर है। उसके बाद आता था डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से आपका सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिर बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लियर है। फिर हमारा डाइजेशन अलग अलग जगह पर होता है। सबसे पहला हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं। बक्कल कैविटी में मैं आपको टीथ के बारे में सब कुछ बताया है, टंग के बारे में बताया है, सलाइवा के बारे में बताया है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है जो कि हमारी बक्कल कैविटी में होती है। ये 3 पेयर्स होती है सलाइवरी ग्लैंड्स के, इनसे जो सिक्रीशन निकलता है उसको सलाइवा कहते हैं। सलाइवा के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर फूड को मोइस्ट करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये फूड मटेरियल में प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल करता है। सलाइवा के अंदर जो दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है और उनको ग्लूकोज में बदल देता है, क्लियर बात है। उसके बाद आता है कि बक्कल कैविटी से फूड बोलस की फॉर्म में, बोलस का मतलब होता है छोटे छोटे गोले, बोलस के फॉर्म में ओइसोफेगस से स्टोमक तक जाता है। ये जो ईसोफेगस है ये आपका विंड पाइप भी कहलाता है। जो ईसोफेगस है वो आपका क्या कहलाता है, विंड पाइप कहलाता है। आपको याद रखना कि ईसोफेगस में को जब फूड मूव करता है तो फूड पाइप और जो बोलस है या फूड मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इस प्रकार की मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्लियर है बच्चों। उसके बाद फूड किसके अंदर चला जाता है, स्टोमक के अंदर चला जाता है। स्टोमक क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जे शेप्ड होती है, उसको कहा गया है स्टोमक। स्टोमक की जो वाल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, क्लियर बात है। गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोडेनिन होता है। फिर मैंने बताया था कि HCl के क्या रोल्स है बेटा, उसमें पहला बताया था कि जो माइक्रोब्स लाइसोजाइम से किल नहीं हुआ वो HCl से किल हो जाता है। पेप्सिनोजन प्रोडेनिन इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन्हें एक्टिव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, HCl की। यानी कि HCl इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन प्रोरेनिन आल्सो नोन एज प्रोएंजाइम्स। इनके बारे में काफ़ी बात होगी थी बेटा। तो फिर ये भी बताया था मैं आपको, पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि HCl जब इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद मैं बताया था प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी एक इनएक्टिव एंजाइम है जो HCl से एक्टिवेट होता है और HCl से एक्टिवेट होकर ये कहलाता है रेनिन, जो कि एक्टिव एंजाइम होता है। जो ये रेनिन होता है ये मिल्क प्रोटीन पर एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो बेबीज होते हैं उनमें रेनिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है क्योंकि वे बेसिकली मिल्क फीड करते हैं, क्लियर बात है। उसके बाद हम आते हैं जी, अब जो आपके स्टोमक के अंदर फूड है, ठीक, वो केवल एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट हो सकता है। उसका रीज़न है कि इस एसिड जो आपका स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स है जैसे कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं केवल एसिडिक मीडियम, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। इन एसिडिक मीडियम या HCl की वजह से ही एक्टिवेट होकर अपना वर्क करते हैं। अगर स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम ना हो तो कभी भी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्लियर बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज़ और समझिएगा, स्टोमक के अंदर जो फूड होता है उसको आप काइम बोलते हैं, यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो कि नेचर में एसिडिक होता है, क्लियर बात है। अब वो जो काइम है यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड जो कि एसिडिक है, यहाँ तक हम लोगों का
लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब वो काइम यानी कि सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड मटेरियल किसमें आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले बता दूं, जो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ काफ़ी होती है, लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायामीटर कम होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है। क्लियर बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर बात है। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, लास्ट भी वहीं हो जाता है, यानी कि इसके बाद फिर डाइजेशन कहीं पर नहीं होता, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर बात है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आप देखते हो कि ये दिस इज द स्टोमक। स्टोमक से जो काइम आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो स्टोमक से जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है आपका ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो स्टोमक से अटैच होता है, यानी कि काइम सबसे पहले किसमें आता है? ड्यूडेनम। आप यहाँ देख रहे हो किसी ड्यूडेनम, ठीक। ये आपका लीवर है, लीवर के ऊपर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर से एक स्पेशल जूस सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। तो हमारे लीवर से एक जूस सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस इसमें इकट्ठा होता रहता है गॉल ब्लैडर, ठीक। फिर जब काइम ड्यूडेनम में आ जाता है तो वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर किसमें पहुंचता है? ड्यूडेनम में। क्लियर बात है। इसी प्रकार से हमारे लीवर के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज से भी एक जूस निकलता है जिसे पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। तो पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिएटिक डक्ट से और बाइल जूस हेपेटिक डक्ट से रिलीज होकर होते हैं, लेकिन बाद में पेनक्रिएटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर एक हो जाती है जिसे बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। यानी कि लीवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर हेपेटिक डक्ट से रिलीज किया जाता है। उसी प्रकार से पेनक्रियाज के अंदर से पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिएटिक डक्ट से रिलीज किया जाता है, लेकिन हेपेटिक डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों आपस में मिलकर एक हो जाती है जिसे बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। इसका मतलब ये हुआ बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस दोनों के दोनों हेपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट से ही स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज किए जाते हैं। क्लियर बात हो गई। अब बच्चों यहाँ पर आता है कि सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, क्लियर हो चुकी। अब हमें पता सबसे पहले काइम किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। इस बाइल जूस के क्या फंक्शन है? एक्चुअल में बेटा जैसे स्टोमक के अंदर केवल एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में वर्क कर सकते हैं या एसिडिक मीडियम में फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं उनको एल्कलाइन मीडियम चाहिए। यानी कि स्टोमक के अंदर एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। और आपको पता जो काइम स्टोमक से आया वो कैसा था? एसिडिक इन नेचर। क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि अब उस पर स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करें, लेकिन उसके लिए पहले काइम को एसिडिक नेचर से अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना होगा। तो वो काम किसका है? आपका बाइल जूस का। तो बाइल जूस का पहला काम क्या है? जो एसिडिक काइम होता है स्टोमक से आता है उसे एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट करना। दूसरा काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है बच्चों? हम सब फैट या लिपिड खाते हैं, क्लियर है। वे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स है वे? लार्ज। उनके डाइजेशन से पहले उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर में, जिन्हें बोलते हैं ग्लोब्यूल्स,
टूटना जरूरी होता है जिससे कि उन पर लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स वर्क कर सके। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फैट या लिपिड हम लोग खाते हैं वे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर एंजाइम जब वर्क करते हैं उससे पहले उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूटना जरूरी है। क्लियर बात है। तो फैट के डाइजेशन से पहले या लिपिड के डाइजेशन से पहले जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट या लिपिड के, उन्हें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना जरूरी होता है। ठीक, और वो काम कौन करता है? बाइल जूस। तो बाइल जूस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट और लिपिड्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि फैट या लिपिड के डाइजेशन से पहले इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है, यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन होना जरूरी है, जिससे कि उन पर फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स वर्क कर सके। तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट और लिपिड। समझिए, यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। क्यों किया जाता है इमल्सिफिकेशन? क्योंकि यदि इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वे प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात है। तो बेसिकली देयर आर टू इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ द बाइल जूस। नंबर 1, टू मेक द काइम एल्कलाइन एंड इमल्सिफिकेशन। अब क्या होता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीवर के पास प्रेजेंट होती है, उससे एक निकलता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेनक्रियाज में आपके ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। जो लाइपेज होता है वो लिपिड या फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जो एमाइलेज है, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को, मैं बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को क्यों बोल रहा, ये बचे हुए प्रोटीन को क्यों बोल रहा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में भी होता है। तो स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन्स बच गए थे और बक्कल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बच गए थे, अब वे कहाँ पर डाइजेस्ट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा? पेनक्रिएटिक जूस के अंदर जो प्रेजेंट ट्रिप्सिन और एमाइलेज है उनके द्वारा। तो बच्चों जो प्रोटीन स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे वो अब ट्रिप्सिन की हेल्प से, जो कि पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड और फैट पेनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट पेनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रिएटिक जूस में जो एमाइलेज होता है, जिसे पेनक्रिएटिक एमाइलेज कहते हैं, उससे डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ अब जब कि जो कार्बोहाइड्रेट है डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फैट या लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर बात है। तो अब हमारा डाइजेशन हुआ कंप्लीट। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें अंदर की तरफ फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें विल्ली या विलाई कहते हैं। विल्ली भी बोल सकते हो, विलाई भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर बात है। तो हमारी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें विल्ली या विलाई कहते हैं। क्लियर बात है। इनकी वजह से जो डाइजेस्टिव फूड है
वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है या विल्ली होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो ये जो विलाई है ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन तेजी से और ज़्यादा मात्रा में होता है। क्लियर बात है? अब जब डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रहता है। तो अब वो अनडाइजेस्टेड फूड किस में चला जाएगा बेटा आपका? किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट का पार्ट क्या होता है? रेक्टम। तो अनडाइजेस्टेड फूड किस में इकट्ठा होता चला जाएगा? रेक्टम में। क्लियर बात है? अब बेटा इसके बाद एसिमिलेशन। ठीक, एसिमिलेशन क्या होता है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये फूड ब्लड स्ट्रीम के साथ बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और फिर सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। वहाँ पर उस डाइजेस्टेड फूड का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है? जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के साथ सर्कुलेट करता है तो वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और वहाँ पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है उसे बॉडी के बाहर निकालना क्या कहलाता है? इगेशन। क्लियर है? तो आपका डाइजेशन कंप्लीट। कल हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके।